हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी एबीएम कॉलेज जमशेदपुर, समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। ये टॉपिक सोशोलॉजी ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर 3 CC 7 पेपर में CC 7 पेपर जो है आप लोगों का वो है रूरल सोशोलॉजी, और रूरल सोशोलॉजी में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 4 चैप्टर की पढ़ाई मैं ऑनलाइन करवा चुका हूं और ये 5वां चैप्टर में प्रवेश कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो आज हम रूरल सोशोलॉजी में पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया टॉपिक पर आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से सुनेंगे। तो एक चीज़ जाने कि पंचायतों ने जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायत एक महत्वपूर्ण संस्था है जिनके माध्यम से भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देशों में प्रशासन जो है वो आम लोगों तक पहुंचता है और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो स्थानीय लोगों के स्थानीय अधिकार के द्वारा ही की जाती है। यदि आप देखें सही लोकतंत्र के बारे में, यदि सच्चे लोकतंत्र की बात करें, तो पंचायती राज का सारतत्व यहीं पर उभर करके सामने आता है। शाब्दिक दृष्टि से पंचायती राज शब्द हिंदी भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक पंचायत और दूसरा राज। पंचायत और राज से ये शब्द मिलकर बना हुआ, जिसका अर्थ होता है 5 जनप्रतिनिधियों के समूह का शासन। जिसका अर्थ क्या हुआ? पंचायत का अर्थ हो गया 5 जनप्रतिनिधियों के समूह का शासन। ये 5 प्रतिनिधि कौन है? तो 5 प्रतिनिधि माना गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और परमेश्वर को। ये 5 प्रतिनिधि होते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत भी है इस संदर्भ में कि 5 पंच मिल कीजे काजा, हारे जीते हो न लज्जा। ये कहावत है कि 5 पंच मिले कीजे काजा, हारे जीते हो न लज्जा, अर्थात पंचों के निर्णय में हार अथवा जीत के लज्जा या शर्मिंदगी नहीं होती। भारत में प्राचीन पंचायती राज के विषय में आधुनिक साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में लिखा है एक चीज़, क्या कि प्राचीन काल से चले आ रहे ये छोटे छोटे भारतीय ग्राम समुदाय धार्मिक ढंग से संयुक्त स्वामित्व तथा किसानों और मजदूर के श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में लिखा। क्या लिखा? कि प्राचीन काल से चले आ रहे छोटे छोटे भारतीय ग्राम समुदाय धार्मिक ढंग से संयुक्त स्वामित्व तथा किसान और मजदूर के श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। ये ग्राम समुदाय अपने आप में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। एशियाई समाज में जो सुदृढ़ता, संगठन तथा अस्थायित्व पाया जाता है, उसका मुख्य श्रेय इन स्वावलंबी ग्राम समुदाय और उत्पादन प्रणाली को ही जाता है। वहाँ के राज टूटते रहते हैं, राजसी खानदान बनते बिगड़ते और मिटते रहते हैं, परंतु वहाँ के ग्राम समुदायों पर इन तूफानों, आंधियों, क्रांतियों तथा परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे अपनी इसी सनातन गति से चलते रहते हैं। ऐसा किसका कोट किया हुआ है? ऐसा किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने ही ऐसा लिखा था। अब यदि हम इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें पंचायती राज को, तो वैदिक काल में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बतलाना चाहेंगे कि वैदिक काल के प्रारंभ में ग्रामों का प्रबंध जो था वो गांव के मुखिया द्वारा होता था।
जिसको कि ग्रामीणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। गांव की चौपाल पर इस सभा का सदस्य बैठ करके आपस में चर्चा करते थे। वैदिक काल में सभा होती थी जिसमें प्रत्येक नागरिक क्या होता था? भाग लेता था। जहां राजा भी डरता हुआ जाता था कि कहीं उसे पदच्युत या मुअत्तल ना कर दिया जाए। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो वैदिक काल में थी, वहाँ राजा भी उनके बातों को मानने के लिए तैयार रहते थे। इसके बाद देखते महाकाव्य काल में, उत्तर वैदिक काल के बाद जो आप रामायण और महाभारत में भी पंचायतों की महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है। आजकल तो ये दोनों सीरियल भी चल रहा है, रामायण भी और महाभारत भी, उसमें भी आप देखें सिस्टम को। तो ग्राम के शासक को ग्रामणी की जगह ग्रामिक कहा जाने लगा इस समय। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्रीय जीवन जो था उन विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। ऐसा करने में वास्तव में उन्होंने जो वैदिक परंपराएं हैं, सामुदायिक संस्थाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस काल में ग्राम प्रमुख को ग्रामणी अथवा महत्तर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ग्रामणी के नाम से, और महत्तर के भी नाम से जाना जाता था। बौद्ध काल में देखते हैं पंचायतों के बारे में जातक कथाओं में जानकारी मिलती है। किस कथा में? जातक कथा में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ग्राम के शासक को ग्राम भोजक कहा जाता था। सभा ग्राम संगठन का एक मनोरंजक और महत्वपूर्ण अंग भी था, जिसमें गांव के लोग या ग्राम के वृद्ध लोग बैठा करते थे। जो कुटुंब के सबसे बड़े बूढ़े हुआ करते थे, उन लोगों के कौन थे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही वहाँ जाके बैठा करते थे। उस समय ग्राम सभा के मुख्य कार्य जो था वो था न्याय करना, गांव के आंतरिक सुरक्षा करना, सरकारी मकान, घाट, मंदिर, तालाब, कुआं बनवाना, कर वसूल करना और शिक्षा, ये सब इन पंचायतों का उस समय काम हुआ करता था। लेकिन मौर्य काल व गुप्त काल में जब हम पंचायतों की स्थिति देखते हैं तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायत के स्थानीय शासन एवं न्याय व्यवस्था में भूमिका का उल्लेख किया है। किसने किया? कौटिल्य। इसी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों के स्थानीय शासन में और न्याय व्यवस्था में क्या भूमिका है उसका चर्चा उन्होंने किया है। लिखा है कि क्या स्थानीय विवादों का निर्णय ग्राम वृद्धों एवं सामंतों द्वारा किया जाता है। यानी कि स्थानीय स्तर पर जो भी विवाद होती थी उसका निर्णय कौन करते थे? ग्राम वृद्ध एवं सामंतों द्वारा किया जाता था। यदि ग्राम वृद्ध या सामंत किसी विवादास्पद विषय पर निर्णय लेने में मतभेद रखते हैं तो उस स्थान की जनता की अनुमति से वहाँ के धार्मिक पुरुष उस विषय पर निर्णय से अथवा मध्यस्थ को नियत कराकर उसके निर्णय करवाया जा सकता था। ये चीज़ देखिए कि इस समय स्थानीय विवाद का निर्णय तो करते थे कौन? वृद्ध और सामंत द्वारा किया जाता था। यदि इनमें भी विवाद हो जाए तब क्या होता था? धार्मिक पुरुष से उस विषय पर निर्णय लिया जाता था और उसी निर्णय को वहाँ पर मान्य करवाया जाता था। गुप्तकालीन व्यवस्था में देखते हैं कि ग्राम पंचायत का अत्यधिक महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया था। उस समय यद्यपि राजवंशी प्रणाली थी, क्या थी? राजवंश की प्रणाली थी, लेकिन शासन का विकेंद्रीकरण विभिन्न स्तरों पर किया गया था। ग्रामीण मामलों में प्रबंध हेतु एक पद सोपानिक पंचायती व्यवस्था विद्यमान थी। क्या थी? सोपानिक पंचायती व्यवस्था इस समय पर विद्यमान थी। गुप्त काल के बाद देखते हैं कि हूण, यशोधर्मन, मैत्रिक इत्यादि वंशों का भी शासन रहा। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में विशेष परिवर्तन नहीं किया था। हर्षवर्धन के समय में देखते हैं ग्राम के मुखिया का चुनाव होता था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में गांव के मुखिया का चुनाव होता था। ग्राम की प्रशासनिक व्यवस्था में विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन ग्राम जो कई प्रशासनिक गतिविधियां और आपराधिक स्थितियों के निराकरण के लिए इस समय अष्टकुल अधिकरण नामक समिति अस्तित्व में थी। हर्षवर्धन के काल में क्या कौन सा समिति थी अस्तित्व में?
अष्टकुल अधिकरण नामक समिति थी। ग्राम में के प्रभारी जो थे, प्रभारी अधिकारी, उसको इस समय अक्षपटलक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अक्षपटलक कहा जाता था। किसको? ग्राम के प्रभारी अधिकारी को इस समय इसी नाम से पुकारा जाता था। साथ ही पंचायती व्यवस्था का सर्वथा परिष्कृत और स्वर्णिम रूप यदि आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में विशेषकर चोल शासन में दिखाई देता है। किसमें? दक्षिण भारत के चोल शासन में। चोल अभिलेख में यदि आप देखेंगे, किसमें? चोल के अभिलेख में देखते हैं तो इसमें स्थानीय स्वशासन की मौलिक व्यवस्था का विस्तृत चर्चा मिलता है। गौर करें, कोट्टम गांव हुआ करता था से लेकर मंडल, मंडल किसको कहता था? प्रांत को। इस समय तक स्वशासन की संस्थाएं थी। स्वशासन की संस्थाएं कहाँ तक थी? कोट्टम से लेकर के मंडल तक, यानी गांव से लेकर के प्रांत तक थी, जो प्रशासन के काज देखती थी। वलनार की सभा को नगस्तार नाडु में कार्यरत संस्थाएं नाट्टर कहलाती थी। यहाँ पर वलनार क्या हुआ? बड़े प्रदेश की सभा को क्या कहा जाता था? नगस्तार कहा जाता था। जबकि नाडु यानी जिला हुआ करता था में कार्यरत संस्था को नाट्टर कहा जाता था। ये तो आपने इस काल में देखा। अब यदि मुगल काल में देखते हैं, मुगलकालीन व्यवस्था में, तो मुस्लिम काल में मुस्लिम राजाओं ने पंचायत व्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया था। संपूर्ण मुगल प्रांत अनेक सरकारों तथा जिलों में बटा हुआ था। इस समय छोटी शासन इकाई जो थी वो परगना कहलाती थी। शासन की छोटी इकाई परगना कहलाती थी। परगना गांव में विभक्त हुआ करते थे। गांव को अपने मामले में काफ़ी स्वतंत्रता भी मिली हुई थी इन दिनों। अकबर के शासनकाल में पंचायती राज संस्थाओं को काफ़ी हद तक नैतिक एवं प्रशासनिक सहयोग भी प्राप्त हुआ था। इस काल में सामान्यतः काजी, मीर, आदि न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के उपरांत भी ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही। मराठा काल के देखते हैं, अनेक दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि शिवाजी, राजा राम और साहू, इस सब के पास जो मामले सीधे लाए जाते थे उन्हें वे स्वयं न सुनकर ग्राम पंचायत के पास भेज दिया करते थे। अब आते हैं ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था क्या स्थिति थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि टॉपिक थोड़ा लंबा है, आज इसको मुगलकालीन व्यवस्था तक ही, मध्यकाल तक ही रखा जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था के, ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था क्या कैसी थी उस पर चर्चा करूँगा, और पुनः आकर के अब तक पर हम चर्चा करेंगे। इस क्लास में यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।